दोस्तों नमस्कार। भारत में 1901 से 2022 के बीच में प्रतिवर्ष 0.6 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता रहा है और इसीलिए अब हमारा औसत तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस है। इस बढ़ते हुए तापमान से जो सबसे बड़ा असर मानसून के पैटर्न पर पड़ा है और इससे ये आशंका उत्पन्न हो गई है कि अगर पर्यावरण इसी तरह से गंभीर रूप से बदलता रहा तो 2100 तक 10 से 40% तक उत्पादन घट जाने का अनुमान है, क्योंकि हमारे देश में 60% फसलें असिंचित क्षेत्र पर उगाई जाती हैं और जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो लगभग 20% जीडीपी में हम योगदान होता है और 56% आबादी अभी भी सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती के ऊपर निर्भर करती है रोजगार के लिए। तो ये जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, इसके अलावा जो हमारे यहाँ दूसरी समस्याएं हैं उसमें भूस्वामी की मृत्यु के बाद भूखंड बढ़ते जा रहे हैं, तो जोत का आकार निरंतर छोटा होता जा रहा है। जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। जो लोग किराए पे ज़मीन लेते हैं पट्टे पर, उनका टेन्योर निश्चित नहीं होता है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर पाते हैं। जो कृषि ऋण हैं वो अपर्याप्त हैं। मिट्टी में बांझपन बढ़ रहा है क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का जो उपयोग है वो सब्सिडी की वजह से बहुत असंतुलित तरीके से हो रहा है। सिंचाई की सुविधा नहीं है, कृषि में मशीनीकरण उतना नहीं हुआ है, भंडारण की सुविधाएं नहीं हैं और किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर के व्यापारी असंगठित हैं, जिससे यहाँ की पॉलिसियाँ भी उनके हक में नहीं बन पाती हैं। इस सब का जो परिणाम ये है कि खेती के ऊपर न केवल बुरा प्रभाव जलवायु का पड़ रहा है बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। जैसे इसी साल अल नीनो का इफेक्ट हमारे देश में जो आपदा प्रबंधन है वो हालांकि बहुत सुधार हुआ है, पर जो फसलें खेतों में खड़ी रहती हैं उनमें तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और फसलों को नुकसान होता है। अगर हम पूरे विश्व की आपदा प्रबंधन से हुए नुकसान की क्षति को देखें तो 2908 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान अभी तक हुआ है। इसमें फसलों की हानि है वो 77% है जो आपदाओं के कारण हुई है। इससे जो निरंतर उत्पादन में गिरावट हो रही है और 2010 से 2039 के बीच में जो फसलों पर प्रभाव पड़ सकता है उसका जो अनुमान है कि चावल का उत्पादन 35%, गेहूं का 20%, ज्वार का 50% और जौ के उत्पादन में 13% और मक्के में 60% की कमी हो सकती है। दूसरी ओर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अभी जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 7 बिलियन है और हिंदुस्तान की जनसंख्या 142 करोड़ है। अगर हम एक 2020 की रिपोर्ट को देखें तो उसमें पाया गया है कि 690 मिलियन लोग, जो विश्व की आबादी का लगभग 9% हैं, वो भूखे हैं और उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो निरंतर बढ़ रही है और आगे ये 8 बिलियन से ऊपर हो जाने वाली है, तो इस जनसंख्या को सस्टेन करने के लिए हमें
70% से अधिक भोजन की आवश्यकता होगी और इसीलिए कृषि का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी एक समय की ऐसी मांग है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो कृषि से लगभग 30% ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है और ये प्रतिशत और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी दूसरे क्षेत्र में ग्रीन हाउस औसत को कम करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो भारत सरकार और विश्व की दूसरी सरकारें स्मार्ट एग्रीकल्चर और आईओटी डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अगर भारत में हम ये देखें तो एक डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, किसानों का डेटाबेस तैयार हो रहा है, एक किसान सेवा इंटरफेस तैयार हो रहा है जिसमें सभी तरह के डेटा को एक साथ लाया जाएगा। मोहलनबीस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र का पुनरुद्धार किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान सही तरीके से सही समय पर निकलें। इसके अलावा आईओटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन ऐसी बहुत सारी तकनीकी हैं जिस पर भारत सरकार बजट में प्रावधान कर बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को भारत सरकार इसीलिए सहयोग दे रही है और जो डिजिटाइजेशन है वो खेती में बहुत हद तक बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से डिसीजन लेते हैं तो खेती में बहुत सारी आपदाओं को कम किया जा सकता है। जो रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग होता है उसको संतुलित किया जा सकता है। क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो इसको अभी हरित क्रांति, तीसरी हरित क्रांति के नाम से जाना जा रहा है और कृषि 402 कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से सैटेलाइट का उपयोग कर डेटा, फील्ड मैपिंग और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। पर समस्या यह है कि यदि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको ये डेटा उपयोग करने लायक हम अगर दे पाते हैं तो उसका प्रभाव खेती पर अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 86% जो फार्मर हैं वो लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं तथा पर्यावरण संतुलन के लिए CO2 कम करने के लिए जिस प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है और उसमें जो खर्चा आएगा वो भी ये छोटे किसान नहीं लगा सकते हैं। तो यदि भारत सरकार जो किसान संगठन है, स्टार्टअप्स हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंपनियां हैं मिलके एकीकृत प्रयास करें तो कृषि को अधिक टिकाऊ और प्राकृतिक बनाया जा सकता है। इससे फूड सिक्योरिटी पूरी हो सकती है, न केवल हमारी बल्कि पूरे विश्व की। जैसा मैंने आपसे कहा 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9.8 बिलियन होने की उम्मीद है। तो अंततः मानव जाति को बचाने के लिए और हेल्दी रखने के लिए ये काम किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि पर्यावरण के दुष्परिणामों से कृषि को बढ़ाया जाए और हम आधुनिक तरीके से स्मार्ट खेती करें। इसमें किसानों की ट्रेनिंग, उनको अफोर्डेबल प्राइस पे तकनीकी उपलब्ध कराना तथा तकनीकी तक उनकी पहुंच बढ़ाना बहुत ज़रूरी रहेगा, तभी इसके प्रभाव व्यापक रूप से हमें खेती पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।